बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स पेज में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज के नादरीन को खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच इस वक्त जारी है और नेशनल स्टेडियम कराची में। और अब तक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने जो है वो 191 रन बनाए हैं। 37वें ओवर का खेल जारी है और अभी भी उनके चौथे बैट्समैन फखर जमान, जिन्होंने शानदार सेंचुरी स्कोर की, वो आउट होकर वापस पवेलियन की समत लौट रहे हैं। फखर जमान, जिनकी उम्र 32 बरस है और मर्दान के नजदीक एक गांव है काटलांग, वहां से उनका ताल्लुक। पाकिस्तान नेवी में उन्होंने शुरू में नौकरी की, फिर उसके बाद उसकी क्रिकेट टीम में आए और फिर सेलर की हैसियत से नौकरी की, फिर छोड़कर क्रिकेट की तरफ आ गए, एक बैंक को ज्वाइन किया और फखर जमान ने आज वनडे इंटरनेशनल मैचों में अपनी 8वीं सेंचुरी स्कोर की। ये वही फखर जमान है, पाकिस्तान के वाहिद बैट्समैन है जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल मैचों में डबल सेंचुरी बनाई है। उन्होंने 2018 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 210 रन नॉट आउट की इनिंग्स खेली थी और वाहिद पाकिस्तानी बैट्समैन जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की। इस वक्त पाकिस्तानी टीम के दो नए बैट्समैन क्रीज पर मौजूद हैं, आगा सलमान और उनके साथ मौजूद है हारिस सुहेल। तो क्या सूरत हाल बनती है? आज पाकिस्तान ने, जिससे कहना चाहिए शुक्र हुआ कि आज पाकिस्तान ने मोहम्मद हसनैन को चांस दिया, नसीम शाह को आराम कराया और इसके अलावा नायब कप्तान शान मसूद, जिनके हवाले से काफी कंट्रोवर्सी चल निकली थी कि बाबर आजम मुतमईन नहीं थे कि नायब कप्तान के तकर्रुर में बाबर आजम की राय नहीं ली गई, तो नायब कप्तान शान मसूद को 2 मैचों के बाद आज जब मौका फराहम किया गया तो बदकिस्मती से वो बगैर कोई रन बनाए आउट हुए और गुज़िश्ता मैच में निस्फ सेंचुरी स्कोर करने वाले कप्तान बाबर आजम जो थे वो आज 4 रन बनाने के बाद आउट हुए। लेकिन उसके बाद 21 रन पर पाकिस्तान की 2 विकेटें गिर चुकी थी, लेकिन उसके बाद जो 154 रन की पार्टनरशिप हुई फखर जमान और मोहम्मद रिजवान के दरमियान, वो पार्टनरशिप पाकिस्तान को मैच में लेकर आई। मोहम्मद रिजवान 77 रन बनाने के बाद आउट हुए और फखर जमान ने 101 रन बनाए। आज उन्होंने 8वीं सेंचुरी स्कोर की। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, मशहूर मोहम्मद बरादरान से के खानदान से ताल्लुक रखने वाले शोएब मोहम्मद, जो एक जमाने में न्यूजीलैंड के खिलाफ रन के अंबार लगा रहे थे। आज न्यूजीलैंड के हवाले से इनसे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम शोएब मोहम्मद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, आपको एक पैकेज दिखाते हैं। इस पैकेज में फखर जमान नॉट आउट थे, लेकिन अब चूंकि सूरत हाल तब्दील हो गई, उन्होंने सेंचुरी स्कोर की, पर वक्त ज़ाया किए बगैर गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं शोएब मोहम्मद से। शोएब, जिस तरह आज पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की, सबसे पहले तो हम ओस की बात करते हैं। जो सेकंड वनडे था उसमें हवा चल रही थी और उसमें केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की और 79 रन से पाकिस्तान को हराया, क्योंकि उनके बॉलर्स के लिए बड़ी आसानी थी, गेंद गीली नहीं हो रही थी। आप आज क्या समझते हैं, क्या गेंद गीली हो सकती है? चांस है ओस का पाकिस्तान को डिसएडवांटेज होगा या एडवांटेज होगा? ऐसा आज हवा इतनी नहीं चल रही जो पिछले मैच में थी, लेकिन उनको हार्ड अच्छी विकेट मिली, धूप लगी हुई, जो 2:30 बजे मैच शुरू होता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म विकेट था। उसके ऊपर उनका स्ट्रोक प्ले देखे, जो कॉन्वे ने जो सेंचुरी की, आउटस्टैंडिंग डिस्प्ले ऑफ फाइन बैटिंग देखने में आई और उन्होंने एक्सिक्यूशन टू परफेक्शन नजर आ रही थी उनके शॉटों में और पूरी टीम को एक जगह लेके चले गए, वो और विलियमसन की जो पार्टनरशिप हुई। लेकिन ये कि आज का मैच पाकिस्तान के लिए इसलिए अच्छा है कि टॉस जीत के पहले बैटिंग, उनको सेकंड बारी में प्रेशर लेके आएंगे और हमारे पैकेज में बड़ी अच्छी चीज़ें बताई गई, काफ़ी एक्सपर्ट ओपिनियन उसमें अच्छी बातें थी कि ओस गिरती है तो फिर हमारे बॉलरों को डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी, ग्रिप करने में होती है प्रॉब्लम। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन ये कि वो तो ओस का तो ये कि टाइम ही बता सकता है कि ओस पड़ेगी कि नहीं। और लेकिन ये कि इनको मैच अभी एक सिर्फ चीज है कि नए बैट्समैन आए, सेट बैट्समैन जिस तरह रन आउट हुए, फखर बहुत मैं समझता हूं कि बहुत उन्होंने अपनी विकेट, वो सुसाइडल के अलावा ही नेवर लुक्ड, वो हरिडनेस उनकी बॉडी लैंग्वेज से नजर नहीं आ रही थी, बड़ा नॉर्मल भागे और ना स्ट्रेच किया इस तरह आखिर में, तो मुझे बड़ी हैरत हो रही थी। लेकिन अब नए बैट्समैन आ गए, इनको पूरा एक तो गेम को सेट भी होना है, पार्टनरशिप को भी सेट करना है ताकि 250 प्लस रन पाकिस्तान कर सके। आप क्या समझते हैं शोएब, कितना टारगेट पाकिस्तान दे? क्योंकि न्यूजीलैंड में देखें फिन एलन शुरू से मारता है, पिछले मैच में तो वो आउट हो गया, उससे पिछले मैच में उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की, फिर डेवन कॉनवे है, फिर केन विलियमसन है, उनकी बैटिंग इतनी वो नहीं है, लेकिन आप समझते हैं कितना टारगेट देना चाहिए अंदाजन? देखिए इस मैच के अंदर, इस इनिंग के अंदर अगर
न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर रही होती तो इतने ओवर में उनके डेफिनेटली ज्यादा रन होते, लेकिन पाकिस्तान ने 2 विकेटें अर्ली लूज कर दी थी, वो अलग बात है, और वहां से फिर पार्टनरशिप बनी फखर और रिजवान की बहुत अच्छी। यहाँ देखिए टोटल एनी टोटल इज अचीवेबल, एक तो ये बात है इस पिच पे भी, और एनी पिच रादर। इसके अंदर ये कि उनके जो टॉप 3 बैट्समैन हैं वो, लेकिन पीछे फिलिप्स भी बहुत ज्यादा हार्ड हिटिंग करते हैं, और दूसरे लेथम भी है, लेथम भी बहुत जबरदस्त बैट्समैन है, लेकिन ये कि शुरू के जो 2 विकेटें इनको जल्दी गिरानी पड़ेगी ताकि वो अपने स्ट्रोक फिर भी खेलेंगे। अनलाइक इंग्लैंड तो बिल्कुल ही खेलता ही चला जाता है, और उनके ज्यादा कमांडिंग बैट्समैन है, लेकिन ये बैट्समैन भी अच्छे हैं, लेकिन उनसे थोड़ा नेक्स्ट ईयर में आते हैं। और लेकिन इनके टॉप 2 बैट्समैन जैसे कॉनवे और एलन और विलियमसन जो है, ग्लेन फिलिप भी बुरा नहीं है शायद, नहीं अच्छे हैं, दूसरे भी अच्छे, लेकिन थोड़ा प्रेशर डालना जरूरी है। फिर जब प्रेशर डलेगा ना तो हमारी टीम एकदम अलर्ट नजर आती है, एकदम अप एंड अबाउट, जैसे मैच अब हुआ है। तो वो बॉडी लैंग्वेज, जो ईगरनेस और एंथुजियाज्म एकदम नजर आ रहा होता है बॉडी लैंग्वेज से, वो इनको शुरू की 2 विकेटों पे मिलेगा, वरना अगर वो चल गए शुरू के ऊपर तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, फिर ये 5 विकेटों पे कर जाएंगे। ठीक है, जिस तरह अब पिछले मैच में आप देखें शोएब, 78 रन पे 8 विकेटें गिर गई थी न्यूजीलैंड की। हालांकि शुरू में वो इतना जबरदस्त खेल रहे थे, लेकिन उनका कोलैप्स हुआ। तो इब्तिदाई बैट्समैनों पर आपकी बात दुरुस्त है कि वो ज्यादा रिलाई करते हैं। अब इसमें हम ये देखते हैं शोएब कि पाकिस्तान की बॉलिंग की तरफ अगर हम आए, आज नसीम शाह को इन्होंने आराम कराया और मोहम्मद हसनैन को मौका दिया है। नसीम शाह की 8 विकेटें थी इस टूर्नामेंट, इस सीरीज में। पहले मैच में 5, दूसरे मैच में 3। तो अब आप देखते हैं कि और हारिस रऊफ भी है, फिर हमारे पास स्पिनर्स के स्पिन बॉलिंग के शोबे में उसामा मीर को ट्राई इन्होंने किया है। लेफ्ट आर्म स्पिनर मोहम्मद नवाज है, जिन्होंने गुज़िश्ता मैच में बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, 38 रन देकर 4 आउट किए थे। तो आप देखते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग बैलेंस नजर आती है, और हसनैन पे कितना प्रेशर होगा, क्योंकि काफी अरसे बाद उसको पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन का मौका मिला है। बॉलिंग के अंदर स्टेबिलिटी कुछ नजर आ रही है, जिस तरह अनलाइक टेस्ट मैचेस में तो बिल्कुल एक्सपोज होते हुए नजर आए, लेकिन ये वनडे मैच के अंदर इनका बैकयार्ड के ऊपर एक तरह से खेलते हुए उनका जो 4 ओवर या 10 ओवर्स करने, कॉन्फिडेंस लेवल कुछ और है। बिल्कुल कम ओवर्स करने में थोड़ा सा हमारे बॉलर ज्यादा अच्छे नजर आ रहे होते हैं, जोर भी लगाते हैं, और उनकी जो बॉडी है उसको बैक भी कर रही होती है उतने 4 या 10 ओवर के लिए। सही। तो हमारे ये हसनैन का अच्छा डिसीजन है, इंडक्शन है, इसलिए कि एक नए प्लेयर को लेना जरूरी था, इसलिए कि कभी भी एक फास्ट बॉलर अगर अनफिट हुआ जैसे आफरीदी हो गए थे तो फिर क्या करेंगे। तो इस तरह के मैचेस में ये देना चांस बहुत जरूरी है, क्योंकि इस साल अक्टूबर में वर्ल्ड कप है भारत में 50 ओवर का, और हमें अपनी बॉलर्स को रोटेशन पर अगर इस्तेमाल करना होगा। हारिस रऊफ हमारे पास है, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, बकिया बॉलर्स क्या करते हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े। इस वक्त पाकिस्तान के स्कोर 198 रन है, 4 विकेटों के नुकसान पर। 40वें ओवर का खेल जारी है, और सिर्फ 10 ओवर का खेल इसके बाद बाकी रह जाएगा। हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे, क्योंकि हारिस सुहेल और आगा सलमान क्रीज पर मौजूद है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, विल जॉइन यू सून। स्पोर्ट्स पेज में एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर सेलेक्टर शोएब मोहम्मद के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम तीसरे और आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ नेशनल स्टेडियम कराची में बैटिंग कर रही है। 215 रन पाकिस्तान के स्कोर हो चुके हैं, और 4 खिलाड़ी आउट हैं, और अब 9 ओवर्स का खेल बाकी है। तो शोएब क्या देखते हैं, 9 ओवर्स का खेल बाकी रह गया है। एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हारिस सुहेल, एक राइट हैंडेड बैट्समैन आगा सलमान क्रीज पर मौजूद है। समझते हैं कि 260-70 तक जा सकता है। बिल्कुल, यहाँ से जिस तरह की पिच है और जो फॉर्म, हारिस सुहेल भी बहुत अच्छे शॉट्स खेल रहे हैं, सलमान ने पिछले ओवर में छक्का भी मारा, कॉन्फिडेंस टेस्ट मैच का भी उनको होगा, और फिर तो 260 प्लस बिल्कुल 9 ओवर के अंदर इतने रन समझ में आते हैं, इतने करने चाहिए। इसलिए कि इसके बाद नवाज भी हैं, वो भी रीजनेबली अच्छी हिट करते हैं, और आज वो सेंटनर जो है वो गेंद छोड़ रहे हैं, लेकिन वो वाला बाइट और टर्न नहीं मिल रहा जो पिछले मैच में मिल रहा था। वो चांस ले रहे हैं कि उसी तरह की बॉलिंग छोड़ के भी गेंद कर रहे हैं कि शार्प टर्न होगा, लेकिन वो हो नहीं रहा, इसलिए बल्ले में ज्यादा अच्छा आ रहा है। और
ब्रेसवेल की बॉलिंग के बारे में शुएब आप क्या कहेंगे? ब्रेसवेल के आप चचा के साथ खेले हैं ना, जॉन ब्रेसवेल, ब्रेंडन ब्रेसवेल, दोनों के साथ खेले। ब्रेसवेल ने बड़ी अच्छी ऑफ स्पिन बॉलिंग कर रहे हैं माइकल ब्रेसवेल, और बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, एक अच्छा ऑलराउंडर है। इस वक्त वर्ल्ड के जितने ऑफ स्पिनर्स हैं, इज वन ऑफ द टॉप 2 ऑफ स्पिनर्स में से मेरी नजर में आते हैं कि फ्लाइट भी करते हैं, गेंद बाहर भी इनका सीधा बड़ा अच्छा निकलता है, जिस तरह स्टंप भी हुए बाबर आजम। और न्यूजीलैंड में भी देखे जो सीरीज हमारे अगेंस्ट जो खेले थे, उसमें भी सारा ट्रबल इन्होंने ही किया था। 2-3 विकेटें या बहुत टाइट बॉलिंग कर रहे थे। तो इनकी ट्रेजेक्ट्री जो है ना, जो रिलीज ऑफ द बॉल और बॉल के ऊपर से जो उनकी जो रिस्ट घूमती है, वो बहुत अच्छा इनका डिलीवरी। अभी भी 10वां ओवर कर रहे हैं शुएब, और इन्होंने 42 रन दिए 10 ओवर में। अगर 50 ओवर का मैच है, इतनी बैटिंग विकेट के ऊपर, हाँ, इस बैटिंग आसानी से स्टोक्स के लिए, बिल्कुल। और हमारे बैट्समैन जो कि स्पिनर्स के ऊपर अच्छा माना जाते हैं। हाँ, और बैटिंग विकेट की अगर हम बात करें शुएब, तो बाज लोगों का ये ख्याल है कि जिस तरह की विकेट्स वनडे में बनी है, क्या इस तरह की विकेट टेस्ट मैचेस में नहीं बन सकती थी कि बाउंस भी हो, स्पिन भी हो, स्ट्रोक्स प्ले का भी आसानी हो? कम से कम 2 फुट का जो बाउंस है कीपर का, जो अगर वो नी पे ले रहा है तो उसके चेस्ट हाई पे इजीली आ सकता था। इसलिए ये इस तरह की विकेटें पाकिस्तान में हम खुद खेलते रहे। तो वही विकेटें अगर ग्रास के साथ आप उसके साथ छोड़ेंगे, बनाएंगे, प्रिपरेशन अगर वो होगी, इंटेंट की बात होती है कि आप पहले से ही बैकफुट पे जा रहे हैं, आपको अपने बैट्समैनों के ऊपर जब कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं होता अगेंस्ट फास्ट बॉलिंग, हमारे बैट्समैन कोप नहीं कर सकेंगे, तो ये इस तरह की विकेटें बनती हैं। जब हमारी बॉलिंग भी अच्छी थी, हमारी बैटिंग भी अच्छी थी पहले, तो दोनों चीजों के लिहाज से हम लोग सुपीरियर परफॉर्मेंस हमारी नजर आई, और वो विकेटें भी उसी तरह बना करती थी, जो एटलीस्ट इस हाइट के ऊपर चेस्ट हाइट पे कीपर यूं कलेक्ट करता था। तो ये अगर हम बाहर जाके खेलते हैं तो फिर वहां गेंद हाइट पे आती, वहां में ट्रबल होती है। देखिए, जहां भी बॉल मूव करेगा और हाइट पे आएगा या मूवमेंट होगी बॉल के अंदर ऑफ द पिच, उसमें पाकिस्तान के बैट्समैन हमेशा ट्रबल उनको होती है, और वो उनको बॉल समझने ढूंढ रहे होते हैं, मुश्किलात का सामना होता है। तो ये कहना कि जी ये अब हमारे जो सो कॉल्ड कोचेज और यहाँ के जो सिखाने वाले जो उन लोगों ने रखे हुए हैं, वो चीजें तो सिखाते नहीं। अगर वो नहीं बताएंगे तो ये इन बैटिंग विकेटों पे तो वैसे ही खेल लेंगे। इतने अच्छे तो बैट्समैन हैं ये खुद। बिल्कुल, आपने से 8 ओवर रह गए, 222 रन पाकिस्तान ने बनाए 4 विकेटों के नुकसान पर। आपने कोचेस की बात की। अब सकलैन मुश्ताक का कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट मंथ खत्म हो रहा है, फरवरी में, और चूंकि अब अगला पाकिस्तान का असाइनमेंट मार्च अप्रैल में अगेंस्ट न्यूजीलैंड दोबारा आएगी, 3 वनडे और 3 T20 खेलने के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोच की तलाश में था। मिकी आर्थर ने मना कर दिया। वो उनका जो अपनी ओपिनियन है कि शायद स्टेबिलिटी नहीं है, अगर वो एज अ कोच आए, डर्बीशायर से उनका 3 साल का मुआहदा है, उन्होंने कहा एज अ कंसल्टेंट मैं आ सकता हूँ। आप क्या समझते हैं, गैर मुल्की कोच पाकिस्तान टीम के लिए सही है, या फिर आप समझते हैं कि मुल्की कोचेज में भी इतनी अहलियत है कि वो टीम को कोच कर सकते? नहीं, मुल्क वाले देखिए, इतनी दफा फॉरेन कोचेज आए, उनसे जो भी एक्सट्रैक्शन, जो भी उनके जो माइंडसेट में जो चीजें थी, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन हो, चाहे वो साउथ क्या नाम मिकी आर्थर जो थे, मिकी आर्थर, और वो जिम्बाब्वे के 2 भाई ग्रैंड फ्लावर ब्रदर्स में से आए। ये इस तरह के तमाम माइंडसेट पाकिस्तान बुलवा के उनको वो कर चुका है। तो जो उनका जो ड्रेसिंग रूम के अंदर जो भी चीजें जो उनके टाइम पे मुल्क में चलती थी, वो सारा जो जूस है वो एक्सट्रैक्ट कर चुका है पाकिस्तान। तो वो चीजों का फायदा उठा के पाकिस्तानी कोचेज भी, इसलिए कि वो कोचेज जो पहले प्लेयर भी थे, ऐसा नहीं है कि अगर आज वो कोच का नाम अगर उनको देते तो वो पहले वो खुद प्लेयर होते थे। उन्होंने वो ट्रबलसम टाइम देखा है, उसमें से निकलना जानते हैं। यही तो कोच का या एक प्लेयर की बात होती है, जो बीन देयर डन दैट, जो वहां से गुजरा हो तो वो सीखता है। तो ये सब सीखे हुए ही हैं, लेकिन जिम्मेदारी की बात होती है। शोएब, लोकी फर्गूसन की गेंद सर पे लगी है, अभी हारिस सोहेल डक कर रहे थे और उनके हेलमेट पे लगी है। शुक्र है उन्होंने हेलमेट पहना हुआ था, वरना आपको याद है ऑस्ट्रेलिया का एक बैट्समैन जो था
वो जो इंतकाल कर गया था, आपको अच्छी तरह से याद होगा। जी हाँ, बिल्कुल। क्या नाम था उसका? अच्छा ही नाम था। हाँ, एनीवे। हाँ, तो लेकिन अभी जो है वो आए, ये अल्लाह का शुक्र है कि ये साइड में ये इस जगह पे लगी है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द हेलमेट होता है, हेड होता है। हाँ। इसलिए कि टेम्पल एरिया बहुत नाजुक होता है और एक ये पीछे का हिस्सा जो पीछे गेंद गर्दन की तरफ लग जाए। मैथ्यूज था उनका जो प्लेयर जो मर गया था, जिसको गेंद लगी थी, मैथ्यूज। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया अच्छा। का शॉन एबर्ट की गेंद लगी थी, अब मुझे याद आया। हाँ, एबर्ट, हाँ बिल्कुल। तो बात यह है कि वो हेलमेट से दुनिया के आज के तमाम बैट्समैन जितने भी हैं, वो पिछले 20-30 साल के प्लेयर ले लें, उन सारों को सर पे बॉल लगती है। तो आपके चचा सादिक मोहम्मद के जहन में ख्याल कैसे आया कि हेलमेट पहने? वो 78 में उस वक्त इंग्लैंड का टूर था। इंग्लैंड का टूर नहीं, इंडिया के अगेंस्ट यहाँ जब वो फर्स्ट टाइम फैसलाबाद में खेले थे, तो जब उन्होंने वो पहना था, इसलिए कि कैरी पैकर की सीरीज भी जब स्टार्ट होने वाली थी और हेलमेट इंट्रोड्यूस हो गया होगा। हाँ। तो वो उन्होंने यूटिलाइज किया और फिर उसके बाद पाकिस्तान क्या दुनिया भर में सारा यूटिलाइज। हेलमेट, आप बैट्समैन रहे, हेलमेट पहन के बैटिंग करना आसान होता है, विदाउट हेलमेट आसान होता है? नहीं, हेलमेट जब मैं 6-7 टेस्ट शुरू के विदाउट हेलमेट खेला। हाँ। उसके बाद इसलिए कि मैं कंफर्ट यूज टू नहीं थे आप? नहीं था मैं। हाँ, तो हाँ। मुझे अजीब सा लगता था, तो मैं नहीं खेलता था हेलमेट के साथ। सही। लेकिन हेलमेट के साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेफिनेटली ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए कि आपको ये पता है कि अगर बॉल मिस हुई तो हेलमेट आपको बचा लेगा। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि प्लेयर्स ऑफ यस्टर ईयर जो खतरनाक तरीन बॉलिंग, और उस वक्त एज मैनी बाउंसर्स अलाउ थे, लोग आगे से आके क्रीज से बाउंस कर देते थे, तो बड़ा मुश्किल होता होगा। तो उनको क्रेडिट देना होगा कि पाकिस्तान के लिए उन्होंने अपने सरों को सामने रख के आगे खेले। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला शोएब मोहम्मद से जारी रहेगा। वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का। स्पोर्ट्स पेज में एक ब्रेक ले रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। आपको बताते चलेंगे पाकिस्तान ने 223 रन बनाए, 4 विकेटों के नुकसान पर 43वें ओवर का खेल जारी है। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। इस दौरान ब्रेक में जब आप इश्तिहारात देख रहे थे तो पाकिस्तान के 5वें बैट्समैन हारिस सुहेल रन आउट हुए डायरेक्ट थ्रो पर। तो इस तरह पाकिस्तान की 2 विकेटें, यानी फखर जमान पहले रन आउट हुए और अब हारिस सुहेल रन आउट हुए। तो पाकिस्तान की टीम की 5 विकेटें गिर चुकी हैं। अब देखना है मोहम्मद नवाज और सलमान आगा किस तरह की बैटिंग का मुजाहरा करते हैं, क्योंकि कीवी टीम अब इस मैच में वापस आ रही है। 225 रन पे पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी आउट हुए। हारिस सुहेल जो है वो 22 रन बनाने के बाद पवेलियन को लौट रहे हैं। शोएब, इस सिचुएशन में आप मुख्तसर जवाब दीजिए, इस सिचुएशन में क्या समझते हैं? अभी भी इसके बाद भी 7 ओवर्स बाकी हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट विकेट थी और भागे भी वो यूं करके बिल्कुल साइडवेज और बहुत लंबा रूट लिया और वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस से डायरेक्ट हिट पे आउट हुए। इंपॉर्टेंट विकेट पाकिस्तान इस वक्त मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन पे था। अच्छा, हाँ। और वहाँ यहाँ ऐसा लग रहा था 270 इजीली क्रॉस करेंगे। अब इनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बल्कि अगर एक विकेट और गिरी तो बिल्कुल टीम हो जाएगी। और फिर होगा ये कि 250 के अंदर भी टीम ये आउट होती हुई नजर आ सकती है। शोएब मोहम्मद तो अपनी माहिराना राय दे रहे हैं। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें लाहौर से ज्वाइन किया है पाकिस्तान के स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज मोहम्मद इमरान ने। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। वालेकुम अस्सलाम बेग साहब, बहुत शुक्रिया। शोएब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, ये बताइए इमरान के हम तो अभी मैच पे तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन आपके पास क्या इत्तलात हैं? क्या कोई फॉरेन कोच आ रहा है? मिकी आर्थर ने तो माजरत कर ली, लोगों ने जस्टिन लैंगर का नाम चला दिया, बहुत मुश्किल है उसका आना। आपके पास क्या इत्तलात हैं? कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड राब्ता कर रहा है गैर मुल्की कोचेस से? देखिए, बिल्कुल इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के मौजूदा चेयरमैन जो हैं, उनका रुझान पाकिस्तान टीम के कोच के हवाले से बैरून दुनिया में ही है। और चूंकि इस वक्त पाकिस्तान टीम की कोच मुल्की अपने मकामी लोग कर रहे हैं, मोहम्मद यूसुफ और सकलैन के पास चीजें हैं, लेकिन इनका जो रुझान है, पहले भी ये मिकी आर्थर के साथ रहे और उससे पहले भी आप देखते हैं तो डेव वॉटमोर भी पाकिस्तान टीम के साथ रहे। और अब जब ये दोबारा आए हैं तो इनकी जो सोच है वो गैर मुल्कियों की तरफ ज्यादा जाती है। तो लामाला कोशिश ये यही कर रहे हैं मिकी आर्थर के इनकार के बाद भी कि किसी गैर मुल्की को ही पाकिस्तान टीम का हेड कोच लगाया जाए। और मेरा ये ख्याल है कि ये जितना ज्यादा तवज्जो गैर मुल्की कोच की तरफ दी जा रही है, मेरे ख्याल में उतनी ही ज्यादा आपको तवज्जो एक देनी पड़ेगी।
सही। अच्छा, एक और चीज बताइए आप कि आप क्या समझते हैं, इस मैनेजमेंट कमेटी के पास 4 महीने का मैंडेट है कि 4 महीने के बाद आइन को रिवाइव करके, रीजन्स को बहाल करके और इदारों को शामिल करके इलेक्शंस कराए जाए, तो आप समझते हैं मैंडेट ऐसा है कि ये अहम फैसले करें? जिस तरह आज खबरें गर्दिश कर रही थी कि तीनों फॉर्मेट में डिफरेंट लोग कप्तान होंगे, तो मौका सही है ये खबर बाहर आने का, क्योंकि पाकिस्तान मैच खेल रहा है, बाबर आजम टीम के कप्तान है। आपकी क्या राय? देखिए, ये फौरी तौर पर अगर हम तीनों कप्तानों की तरफ जाएंगे ना, हमारे पास तो एक टीम नहीं बन रही अभी, हमारे पास एक टीम नहीं बन रही, तो 3 कप्तान हम फौरी तौर पर बनाने जाएंगे तो यकीनी तौर पर इससे मसाइल का सामना जरूर रहेगा। जब ये कर लेंगे, अगर फर्ज कर लें, तो फिर लोग कहेंगे जी आपका कोच भी व्हाइट बॉल का अलग होना चाहिए, रेड बॉल का अलग होना चाहिए। तो ये मुख्तलिफ किस्म की तजावीज है और बहस मुबाहिसे हैं, जो गुफ्तगू है वो होती रहती है। अब कभी कभार उस पर काम होता है, कभी कभार नहीं होता, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि सरेदस्त पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत अपनी टीम को बेहतर करने की है। देखें, ये जो कप्तान वाली चीजें निकल रही हैं, इसके पीछे भी यकीनी तौर पर एक कहानी है। और जिस तरह से पाकिस्तान टीम में मौजूदा लोग जो हैं, जो बड़े अहम और मजबूत समझे जाते हैं, जिस तरह से गुज़िश्ता 1.5-2 बरस में